तो मैंने 12th के बाद ही मैं चली गई एक्टिंग स्कूल। तो मेरे 4 साल ख़त्म हो गए थे और मैं तब भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, अपने घर वालों से अपना पैसा ले रही थी। मैं एक बहुत लो फेज़ में थी अपनी लाइफ़ के और एक कास्टिंग एजेंसी का मेरे पास कॉल आया था। मेरे सामने एक कास्टिंग डायरेक्टर बैठे थे एंड ही वाज़ वेरी रिनोन्ड कास्टिंग डायरेक्टर। ही सेड कि रुचिका देखो तुम अच्छी दिखती हो, तुम्हारे बाल भी अच्छे हैं, तुम ये बताओ कि तुम सिंगल हो क्या? मैंने कहा मैं सिंगल? और मैंने 5 मिनट्स बाद में हेलो गाइस, आई एम रुचिका लोहिया एंड मैं एक स्टोरी टेलर हूँ और आई एम अ पोएट, आई एम अ डायरेक्टर, आई एम एन एक्टर और मैंने हर चीज़ लाइफ में ऐसी करी है कि मुझे लगता है मैं अभी भी एक्सप्लोर ही कर रही हूँ। मैंने अभी तक कोई एक चीज़ को पकड़ के नहीं रखा है, जो ज़िंदगी ने मुझे मौके दिए वो मैंने करे हैं। तो बचपन में ना मेरे बिल्कुल नंबर नहीं आते थे। आई थिंक नंबर और मेरा जो रिलेशनशिप स्टेटस था वो बहुत ही बुरा था क्योंकि सॉल्व हमसे होते नहीं थे और सोसाइटी की नीड हमेशा से उसकी ज़्यादा थी। तो बचपन से लेके आज तक आई वाज़ ऑलवेज़ अ चाइल्ड जो मम्मी-पापा की बोलते हैं ना कि सबसे वीक बेटी, तो मैं वीक बेटी ही रह गई। मेरी जो बहन थी वो हमेशा से बहुत ही ब्रिलिएंट स्टार स्टूडेंट थी। तो उसको मैच अप करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी कि यार कुछ तो हो जाए बस ज़िंदगी में। मार्क्स कभी आते नहीं थे मगर ऐसा नहीं था कि मैं क्रिएटिविटी में भी इतनी आलसी थी। आई यूज्ड टू बी अ वेरी क्रिएटिव चाइल्ड। मुझे क्राफ्ट्स और आर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक था। मगर जब आपके बचपन में नंबर नहीं आते तो मुझे लगता है स्कूल में भी आपको ज़्यादा ना मौके नहीं दिए जाते क्योंकि आप लूज़र हो कहकर वो आपको साइड में कर देंगे। लेकिन इस वजह से स्कूल में मेरे पास ज़्यादा काम नहीं था तो घर पे मुझे बहुत फ्री टाइम मिलता था। तो आई वाज़ जस्ट 13-14 उस टाइम फैशन ब्लॉगिंग का बहुत ज़माना चल रहा था। उस टाइम ब्लॉगिंग जस्ट आई थी ट्रेंड में। तो आई थॉट कि यू नो व्हाट कि अब मैं चालू करूँगी अपना फैशन ब्लॉग। मैंने एक शाम यूँ ही बैठकर अपना वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाया। फैशन के लिए मुझे ज़ीरो आई यूज्ड टू बी ज़ीरो इन फैशन मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि होता कैसे पर बस ये ऐसा था कि कुछ ना कुछ तो करना है, चालू करना है। तो मैंने फैशन ब्लॉग बनाया वर्डप्रेस पे और आई डोंट नो व्हाई उस शाम मुझे बहुत एक सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आई। मुझे पता था कि शायद मैं इस चीज़ में अच्छी नहीं हूँ लेकिन वो ब्लॉग देखकर मुझे ऐसा लगा कि देयर इज़ समथिंग दैट आई ओन और आई वाज़ जस्ट 13 और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ज़िंदगी में खुद का कुछ होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। कि अगर आपके पास कुछ हो जिसके ऊपर आपका नाम हो, तो मेरे ख़्याल से वो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है लाइफ़ की। तो मैंने वर्डप्रेस में अपना ब्लॉगिंग चालू करी और मुझे लिखना बहुत पसंद था उस वक़्त। मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं थी पर फिर भी मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है कि बेशर्म कैसे होते हैं। तो मैं बहुत बेशर्म थी। अगर मैं कुछ मिस्टेक भी करती हूँ ना, मुझे लगता नहीं कि मुझे शर्म आती है उस मिस्टेक के बाद। मुझे ऐसा लगता है कोई बात नहीं, हो गया। तो ब्लॉगिंग के दौरान ही मेरा एक बहुत ज़्यादा बड़ा-सा हार्ट ब्रेक हुआ था। अब आप जब स्कूल में होते हो ना, तो आपका जो हार्ट ब्रेक होता है वो एकदम अभी आप लोग को लगेगा कि एकदम बचपन में कौन-सा हार्ट ब्रेक होता है, लेकिन मेरे ख़्याल से कोई उम्र नहीं होती, कोई आपकी सिचुएशन नहीं होती जिसमें दिल टूटने का इंटेंसिटी आप बता पाएँ। मेरा उस वक़्त बहुत गंदा दिल टूटा था और मेरे तब हार्ट ब्रेक की वज़ह से मेरे वर्डप्रेस में ना उसकी ज़िक्र होने लग गई थी। मैंने तब पोएट्री चालू कर दी थी जस्ट टू प्रोसेस माय इमोशंस। मैं घर जाती थी, जर्नल करती थी और अपने लिए ही अपनी कविताएँ लिखती थी। कभी-कभी कैप्शन में भी डाल देती थी, बस उसे दिखाने के लिए कि सुनो मैं तुम्हें अभी भी मिस करती हूँ टाइप्स। पर पर पोएट्री जब मैंने करी तब है ना लोगों को समझ आ गया था आस-पास कि जब आप स्कूल में होते हो और आप इतना ओपनली अपने इमोशंस डालने लग जाते हो ऑनलाइन, तो मेरे ख़्याल से लोग इतना अच्छे से ले नहीं सकते। तो सब लोगों ने मेरा काफ़ी मज़ाक उड़ाया था। मैं गर्ल्स स्कूल में थी, सारी लड़कियाँ ने मुझे बहुत नीचे खींचा था कि बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया मैं बहुत बेशर्म थी, मैं तो फिर भी करती रही। 2-3 साल मैंने लगातार ब्लॉगिंग करी लेकिन ब्लॉगिंग से कभी कुछ मुझे मिला नहीं वापस से। तो 12th के बाद ही मुझे ना मैंने मम्मी-पापा को पहले से ही बोल दिया था कि मुझे फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा शौक है और बचपन से ही इट वाज़ डिसाइडेड मेरे दिमाग में कि मुझे एक्टिंग करनी है क्योंकि कैमरा के सामने आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो मैंने 12th के बाद ही मैं चली गई एक्टिंग स्कूल। अब जो मेरा एक्टिंग स्कूल का ख्वाब था ना वो ऐसा था कि मुझे लगा कि आप बॉम्बे जाओगे और आपके लिए सब कुछ प्री डिसाइडेड रहेगा, सब कुछ मतलब ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी।
लेकिन मैं जैसे ही बॉम्बे पहुँची, बॉम्बे ने मुझे मेरी औकात ही दिखा दी। वहाँ पे जाकर आई थिंक 4 साल तक मैंने इतने कास्टिंग डायरेक्टर्स, इतनी कास्टिंग एजेंसीज़ के पीछे मैं लगी रही, मैं ऑडिशंस देती रही बस इसी होप में कि शायद मेरा कुछ अच्छा हो जाए, शायद मुझे कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल जाए जिससे मेरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। और जब आप कॉलेज खत्म करते हो ना, तो आपको कहीं न कहीं अपने माँ-बाप को भी जवाब देना पड़ता है कि आप कर क्या रहे हो। तो मेरे 4 साल खत्म हो गए थे और मैं तब भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, अपने घर वालों से अपना पैसा ले रही थी। लेकिन आई फ़ील उस टाइम ना मैं थक चुकी थी आफ्टर 4 साल कि कुछ हो नहीं रहा। मैंने छोटे-मोटे एड शूट ज़रूर करे थे, लेकिन इतना कुछ बड़ा नहीं हो रहा था जिससे मैं अपने मम्मी-पापा को बता पाऊँ कि मैं बॉम्बे ही रुकना चाहती हूँ। तो उसी दौरान मैं एक बहुत लो फ़ेज़ में थी अपनी लाइफ़ के और एक कास्टिंग एजेंसी का मेरे पास कॉल आया था। अब ये जो कास्टिंग एजेंसी है ना, ये इतनी बड़ी है कि शायद आपने सबसे बड़े स्टार्स उनसे ही निकलते हुए आपने देखे होंगे, ये इतनी बड़ी कास्टिंग एजेंसी है। और मैं उस टाइम इतने लो फ़ेज़ की लाइफ़ में थी ना, तो मुझे लगा ये फरिश्ते हैं जो मेरे पास आकर मुझे कॉल बैक करा उन लोगों ने। मैं इतनी खुश थी, मुझे लगा मेरी लाइफ़ ना बदलने वाली है। उन लोगों ने मुझे ऑफ़िस बुलाया और मैं उनके ऑफ़िस में गई और मेरे सामने एक कास्टिंग डायरेक्टर बैठे थे एंड ही वाज़ वेरी रिनोन्ड कास्टिंग डायरेक्टर। ही सेड कि रुचिका देखो तुम अच्छी दिखती हो, तुम्हारे बाल भी अच्छे हैं, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, बस खुद के एक्टिंग स्किल पे काम करो और हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला है एंड आई थिंक यू विल गेट द पार्ट। अब इस फ़ेज़ में यूजुअली लोगों को लगता है ना कि मतलब अब तो ज़िंदगी बदलने वाली है, तो मुझे लगा कि अब तो मतलब खत्म। उन लोगों ने मेरे लिए रूटीन बनाया था, एक एक्टर्स रूटीन कि सुबह जाओ, मेडिटेशन करो, जिम जाओ, डांस क्लासेस जाओ। तो मैंने लगातार 1 महीना अपने उसी रूटीन पे काम करा। खुद के पैसे डालकर डांस क्लासेस भी गई, जिम भी गई, मैंने पिलाटेस किया, मैंने सब कुछ किया। 1 महीने बाद मैंने उन्हें कॉल करा और मैंने कहा कि आपने मुझे बताया था ना कि एक रोल है जिसके लिए मैं तैयार हो सकती हूँ। तो बोले, हाँ, मैंने बोला आपको। तो मैंने कहा उसका क्या अपडेट है? मैंने तो 1 महीना फुल तैयारी करी है सर, आप मुझे बताओ। तो बोलते हैं कि रुचिका तुम ये बताओ कि तुम सिंगल हो क्या? मैंने कहा मैं सिंगल? और मैंने 5 मिनट्स बाद में मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि ये ना कास्टिंग एजेंसी नहीं है, ये कास्टिंग स्कैम था। ये वही कास्टिंग स्कैम था जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं और वो लोग हमेशा विक्टिम ही बन जाते हैं। और जब आप उस फ़ेज़ में होते हो ना ज़िंदगी के, जब आप इतना ट्राई कर रहे होते हो, कोई आपको आपके मुँह पे स्कैम करके जाता है, तब आपके पास क्षमता नहीं होती, आपके पास हिम्मत नहीं होती वो लेने के लिए। आई वाज़ एट वेरी लो स्पेस। मैं घर गई एंड आई रिमेंबर कि मैं एक बहुत ही ऐसा डार्क अपने रूम में बैठी थी साइड में और मैं रोने लग रही थी। मेरी फ्लैटमेट ने सुना था मुझे रोते हुए। वो डर गई थी क्योंकि मैंने इतने साल कभी इतना खुलकर नहीं रोई, मैं इतनी गंदी तरीके से कभी टूटी नहीं थी। तो उसने लेकर मेरे पापा को कॉल किया कि मुझे नहीं लग रहा कि आपकी बेटी मेंटली अभी स्टेबल है। पापा ने मुझे कॉल करके बस यही बोला कि सुन, मुझे कुछ काम है, तू जल्दी से जोधपुर आ जा। जहाँ मेरा घर था। मैं अपने घर गई और उस टाइम मुझे मेरा घर ना घर भी नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज वहीं आके खड़ी हो गई थी जहाँ से मैं निकल कर कुछ करने के लिए मैं गई थी। और जब आप वहाँ से निकल के आप जब अपने घर से निकल रहे होते हो ना, तब आपको बहुत सारी आशाएँ होती हैं, बहुत सारे होप्स होते हैं कि लाइफ में कुछ मैं कर लूँगी और वहाँ पे जाके आप वापस आ जाते हो और बिना कुछ करे आते हो, तो सबकी नज़रें ऐसी होती है, सोसाइटी की नज़रें ऐसी होती है कि तुम तो कुछ करने गई थी ना, तुम अभी तक कुछ हासिल नहीं करके आई। तो मैं उस वक़्त सबसे सबसे ज़्यादा होप जो होता है ना, वो ज़िंदगी से मेरा चला गया था। और जब मैं घर गई तब इतनी टेंशन में, लाइफ के टेंशन में, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि जो मुझे स्टेबिलिटी दे सके फाइनेंशियली। मैंने भी करी थी एक्टिंग, जिस डिग्री से आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको सिर्फ वो रिमाइंड करेगा कि अब आपको और स्ट्रगल करना है। तो मेरे आसपास के लोग, सब लोग अपना करियर बना रहे हैं, सब पैसे एकदम अर्न कर रहे हैं। मेरी बहन इतना अच्छा कर रही थी लाइफ में, तो इतना कुछ हो रहा था लाइफ में कि आई थिंक 7 दिनों तक मैं सो नहीं पाई। और आज तक ना मैंने सिर्फ इंसोम्निया के बारे में पढ़ा है या सुना है, मगर उन 7 दिनों में मैंने सच में रियलाइज़ और महसूस किया था कि ये होता क्या है। और जब आप सो नहीं सकते हो ना, आप इतने डार्क स्पेस में होते हो कि आप अपने ख़्यालों में इतने चले जाते हो, आपको एक एक बहुत गहरी, आप आँखें बंद करते हो और आप एक गहरी जगहों पे जाते हो जहाँ पे आपको बस अंदर वो खींच रही होती है और वहाँ से निकालने के लिए आपके लिए कोई नहीं होता, आपके साथ कोई नहीं होता।
तो आई थिंक जब 7 दिनों तक मैं सो नहीं पाई तो मेरे माँ-बाप ने मुझे देखा था स्ट्रगल करते हुए। वो लोग मुझे डॉक्टर के पास लेके गए एंड डॉक्टर ने मुझे स्लीपिंग पिल्स दी थी और मैंने तब सोना वापस से चालू करा। बट आई थिंक ना सोना रियली चेंज्ड द पर्सपेक्टिव इट चेंज्ड द पर्सपेक्टिव ऑफ माय लाइफ कंप्लीटली। मुझे तब समझ आया था कि ज़िंदगी में ना चाहे तुम कुछ भी ना करो, लेकिन सोना और हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जब नहीं सोते हो ना, मुझे उस वक़्त जेलसी हो रही थी बाहर के कुत्तों से भी कि वो सो पा रहे हैं और मैं नहीं सो पा रही, क्योंकि इतनी बेचैनी होती है। मैंने उस टाइम ऐसे डिसाइड किया था कि अब मैं अपने आप को इतना परेशान नहीं करूँगी। देखो जो हो रहा है, किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली अपने घर में ऐसे-ऐसे घूम रही थी उसके बाद और मैंने ना एक अलमारी खोली और मुझे मेरी एक पुरानी जर्नल मिली। अब ये जर्नल मैं ऐसे ही पढ़ रही थी और मेरा ना स्कूल में जो ब्रेकअप हुआ था और मैंने जो पोएट्रीज़ लिखी थी वो मुझे अभी दिखी। मैं अपनी पोएट्रीज़ पढ़ रही थी और मुझे उस हार्ट ब्रेक के बारे में कुछ याद नहीं था, लेकिन मुझे वो 14 साल वाली रुचिका पे इतना गर्व हुआ क्योंकि जिस तरीके से मैंने कविताएँ लिखी थी वो आई थिंक बहुत ज़्यादा मैच्योर थी। तो मुझे लगा अरे! ये तो मैं भूल ही गई थी कि मैं पोएट्रीज़ भी लिख सकती हूँ, मतलब ये तो मैं अपना स्किल ही भूल गई थी। तो मैंने लेकर इंस्टाग्राम पे वो पोएट्री पोस्ट कर दी। अब इन सारे सालों में जितना भी मैंने वो 13 साल से अभी तक एक चीज़ लाइफ़ में ना मेरे लिए कांस्टेंट थी, वो था मेरा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम मेरे लिए हमेशा से एक साइड जॉब रहा है कि मतलब कुछ नहीं भी हो रहा है, इट यूज्ड टू बी लाइक अ हॉबी, मुझे खुशी होती थी। तो इतने सालों तक मैं इंस्टाग्राम पे भी हमेशा से एक्टिव थी। मैं कभी कॉमेडी स्किट्स बनाती थी, कभी डांस करती थी, कभी यूँ ही बस ऐसा टाइम पास पिक्चर्स पोस्ट करती रहती थी। सो इतने सालों तक, वो 13 साल से अभी तक, मैं इंस्टाग्राम वाज़ रेगुलर इन माय लाइफ। तो जब मैंने ये पोएट्री पोस्ट करी तो मैंने सोचा कि अब से मैं पोएट्रीज़ भी करती हूँ। मैंने डिसाइड करा उस वक़्त कि लेट्स डू विजुअल पोएम्स। तो विजुअल पोएम्स क्या होती थी कि मैं वीडियोज़ बनाती थी और अपनी पोएट्री पीछे लगा देती थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे उस टाइम और क्योंकि मैंने अपने माँ-बाप के इतने ज़्यादा उड़ा दिए थे, उनसे मैं बिल्कुल पैसा नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने मेरी मेड की हेल्प ली और उनको बोला कि आप प्लीज़ मेरे लिए वीडियो बनाओ। तो मेरी वीडियो बनाती थी और मैं ऐसे करके विजुअल पोएम्स डालती थी। मगर फिर वापस से आई वाज़ नॉट मेकिंग एनी मनी। तो मैंने डिसाइड किया कि अब ये विजुअल पोएम्स लेकर मैंने सारे लोकल जो शॉप्स होती थी उनको जाके पिच किया। क्योंकि मैंने फ़िल्म मेकिंग पढ़ी है और मैं मारवाड़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने जितना पैसा किसी चीज़ पे खर्च किया है, वहाँ से मुझे निकालना तो आता है। तो क्यों अब एक्टिंग में तो कुछ हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा फ़िल्म मेकिंग मैंने पढ़ी है और मुझे आता है कि डायरेक्ट कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं और एक शूट को कैसे करना करते कैसे वो मुझे पता है। तो लोकल ब्रांड्स ने मुझे काफ़ी ऐसा इंटरेस्ट दिखाया। उन लोगों ने एक जो फर्स्ट मेरी ब्रांड थी जिसने मुझे इंटरेस्ट दिखाया, वो मैं इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल थी। अ, मैंने उनके लिए एक एडवर्टाइज़मेंट बनाया और मेरी सारी जो एडवर्टाइज़मेंट्स थी वो सारी पोएटिक एडवर्टाइज़मेंट थी। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ऐसा इट वाज़ नॉट अ कन्वेंशनल वे टू एडवर्टाइज़ योर ब्रांड, इट वाज़ लाइक अ फुल न्यू वे। मैं एकदम बहुत ही सिनेमैटिक शॉट्स और ब्यूटीफुल पोएम मैं लिखती थी और मेरी आवाज़ में जब मैं बोलती थी तो मेरे सोसाइटी में लोकली लोग काफ़ी अप्रिशिएट करने लग गए। मैं लोकली काफ़ी थोड़ी ऐसे चर्चे में आने लग गई कि यार ये इसका काम अच्छा है। और मुझे तब कॉन्फिडेंट हुआ कि देखो मेरी आवाज़ लोगों को पसंद आ रही है और मेरी पोएट्री भी लोगों को पसंद आ रही है। तो मैंने रैंडमली लाइक वेरी रैंडमली ऐसे बोलते हैं इत्तेफ़ाक हो गया ज़िंदगी में। तो इत्तेफ़ाक एकदम ऐसे करके मैंने सोचा कि सुनो मैं अब पोएट्री डालती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। तो मैंने रूम के कॉर्नर में पीछे एक ये पेंटिंग लगाई, सामने सोफ़ा रखा और मुँह के सामने माइक रखा और मैं अपनी पोएट्री बोलने लग गई। उस वक़्त मैं इंग्लिश पोएम्स बहुत ज़्यादा करती थी, तो मैं जब इंग्लिश पोएम पोस्ट करने लग गई तो मुझे काफ़ी ट्रोल आ गए थे। 1-2 लोग बोलते, "अरे! इंग्लिश की चाची, हिंदी नहीं आती क्या? तुम इंडिया में हो, तुम्हें हिंदी नहीं आती?" और ये चीज़ ना मेरे ऐसा एकदम दिल को छू गई। मैंने कहा, "मैं भारतीय हूँ और मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है, मैं कर सकती हूँ।" तो इट आई टूक इट एज़ लाइक अ चैलेंज। मुझे ट्रोलिंग-वोलिंग में जैसे मैंने आपको बताया मैं बेशर्म हूँ, मगर मैंने उसको एकदम एज़ अ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लिया और मैंने नेक्स्ट डे हिंदी पोएम पोस्ट कर दी। मैं पोस्ट करके भूल गई और मैं अपना एडवर्टाइज़मेंट्स में ध्यान लगा रही थी। आफ्टर अ वीक वो जो पोएम थी, वो आउट ऑफ नोवेयर वायरल हो गई। मतलब 10 मिलियन व्यूज़ आ गए, जहाँ तक मतलब 10 मिलियन तो मेरे ख्वाबों में भी नहीं था जितने उसमें व्यूज़ आ गए। एंड विदिन अ वीक आई वाज़ एट 5000 इतने सालों से और 5000 से फिर 1 लाख फॉलोअर्स हो गए।
एंड आई थिंक वो जो टाइम था लाइफ का 1 लाख जब मेरे डॉट हुए थे, मैं रो रही थी। मैंने कहा इतना तो मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था कि मेरे, मैं हमेशा से सोचती 10,000 हो जाए बस काफ़ी है। पर और लोग काफ़ी बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट फॉर नंबर्स, नॉट फॉर ये, नॉट फॉर ये। मगर मेरे ख़्याल से जो माइलस्टोन्स आपके दिमाग में रहते हो, वो जब आपकी हकीकत बन जाते हैं, तो वो आपको मैजिक जैसा लगता है। तो मुझे ना उस वक़्त इतना पावरफुल फ़ील हो रहा था, मुझे लग रहा था देखो ये वर्क हो रहा है मेरा इंस्टाग्राम पे, और मैंने उसको हाथ पकड़ा पोएट्री का और मैं पोस्ट करने लग गई। तो यहाँ से मेरी लाइफ़ ने एकदम अलग टर्न लिया। अब मैं बन गई फुल फ्लेजेड कंटेंट क्रिएटर। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं आप थकते नहीं हो क्या पोस्ट करते-करते? मैंने कहा नहीं, ये तो मेरा ख्वाब था कि मेरी पोएम्स चले, मेरी शक्ल चले इंस्टाग्राम पे। तो मैं एवरीडे एक पोएम लिखती थी, मैं एवरीडे एक पोस्ट करती थी और हर दिन नए-नए आइडियाज़ लेकर आती थी। कभी-कभी एस्थेटिक्स का मुझे डर लगता था, क्योंकि आपको हर वक़्त एक नया-नया आइडिया लेकर आना होता था। लेकिन वन थिंग आई रियलाइज्ड कि अभी जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है वो है रॉ ऑर्गेनिक कंटेंट। तो मेरा तो वही अपना रूम के कॉर्नर में सारी वीडियोस अभी तक बनती है और पहले भी बन रही थी और वही चल रही थी। बस बात आती थी राइटिंग की, उसमें भगवान ने मुझे दिया है, उसका मैं इस्तेमाल करके मैं पोस्ट करती रहती थी। जब मेरे 100 के फॉलोअर्स हो गए थे, तो बीच में एक लाइफ में ना सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट आया था, वो आया था जब मेरी मैनेजर का मेरे पास कॉल आया था और वो मुझे कहती है कि रुचिका, हमने ना एक बहुत बड़ी डील क्रैक कर ली। मैंने कहा कौन सी बड़ी डील क्रैक करी? क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत छोटी-छोटी ब्रांड्स के साथ काम किया था। तो उसने जब मुझे फ़ोन पे बताया, उसने बोला कि हमने डॉट एन की एक स्किन केयर ब्रांड है, उसके लिए हमने एक डील क्रैक करी है और आपको मिल रहे 1 लाख रुपए। मैंने कहा 1 लाख रुपए, और मैं केरला में उस टाइम कहीं घूम रही थी। मैंने फ़ोन पे उसको 2-3 बार पूछा कि 1 लाख रुपए कौन देगा मुझे मेरी एक वीडियो बनाने के लिए? तो बोलती है रुचिका, तुम सच में तुम लॉक हो गई हो। और मैं ऐसा लग रहा था मेरे दिमाग, मेरा जो ज़मीन होती है ना वो नीचे की ऐसे खिसक गई। मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब 1 लाख। मैंने भाई पापा-मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा मम्मी मेरे 1 लाख मिल रहे हैं मुझे। तो वो लोग ऐसे थे कि वो लोग भी ऐसे शॉक में, वो बोलते कि देख तेरे साथ स्कैम नहीं हो जाए फिर से। वो लोग अलग डर में कि एक्टिंग में जो हुआ वो वापस ना हो जाए। तो मैंने नहीं-नहीं ये रियल है, ये रियल है। एंड आई फ़ील कि जब आप 21 इयर्स की मैं थी उस वक़्त, और जब आप 21 के होते हैं और आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं एक वीडियो के लिए, तो वो अलग ही एक फेस्टिवल होता है लाइफ का। तब से मेरी लाइफ में एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी आने लग गई थी फाइनेंशियली। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर इस चीज़ पे और काम करूँगी तो यहाँ से निकल भी सकता है। ये सब मैंने सिर्फ़ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पहले देखा था कि लोग इतना कमाते हैं, ऐसे भी करते हैं। मगर आज जब खुद के साथ ये हो रहा था ना, तो इट वाज़ लाइक अ अनरियल फीलिंग फॉर मी। तब से मैंने अपने क्राफ्ट पे, अपने अपने अकाउंट पे और ज़्यादा मेहनत करने लग गई, मेरी एक टीम हो गई थी। फिर जब मेरे 500 के फॉलोअर्स हो गए थे ना, तब मुझे लग रहा था कि अब लाइफ में कुछ तो अब नया भी चाहिए। आप कितना एक ही चीज़ को करते रहोगे, तो मैंने लगा कि मुझे अब अपना इंस्टाग्राम को और एक्सपैंड करना है, मुझे मेरी लाइफ में और भी चीज़ें सीखनी है। तभी उसी दौरान आप बोलते हो ना मैनिफेस्ट करते हो आप अपनी ज़िंदगी में, आप जो सोचते हो वही होगा। तो मैं उस टाइम यही सोच रही थी, मैं अपने लोगों से बात करती थी, अपने दोस्तों से बात करती थी, यार कुछ और भी करना है यार, कुछ और भी तो ट्राई करना है। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ़ मैं इंस्टाग्राम पे ही रहूँगी या सिर्फ़ सोशल मीडिया ही करूँगी। मुझे आईआईटी बॉम्बे से कॉल आता है उसी वक़्त, और वो लोग मुझे कहते हैं कि रुचिका, यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस स्टेज परफॉर्मेंस, हम अपने कॉलेज में कर रहे हैं। आपको ना 20 मिनट आपकी स्टोरी टेलिंग करनी है और आपकी अपनी पोएट्रीज़ बतानी है। अब ये मैंने जब सुना तो मुझे एक्साइटमेंट और घबराहट दोनों हो गई। एक्साइटमेंट इसलिए हुई क्योंकि मेरी कभी औकात नहीं थी कि मैं आईआईटी बॉम्बे जा सकूँ। वहाँ से मुझे कॉल आता है, वो बहुत बड़ी बात है। प्लस अब मुझे स्टेज पे परफ़ॉर्म करना है। तो मैं ना हमेशा से कैमरा के सामने बहुत कॉन्फिडेंट रही हूँ, लेकिन स्टेज पे ना मुझे किसी चीज़ का ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मुझे बस रुला ही देगी। मैं स्टेज पे जाके लोगों को देख के वहीं रो सकती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा घबराती थी उस वक़्त। तो मैंने, और जब ऐसी चीज़ें आपको मिलती है ना लाइफ़ में, तब मेरे ख़्याल से उस वक़्त हाँ कर देनी चाहिए। तो मैंने बिना सोचे-समझे मैंने बोला, ठीक है, मैं करूँगी ना। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेज परफ़ॉर्मेंस था, लकीली मैं कभी कुछ भूली नहीं, मेरा फर्स्ट स्टेज परफ़ॉर्म, और जब आपका फर्स्ट चीज़ अच्छी हो जाती है ना, यू गेट कॉन्फिडेंस। तो मुझे कॉन्फिडेंट हो गई थी कि मैं भूल तो नहीं रही हूँ, और पोएट्री इज़ समथिंग दैट आई कैन नरेट फ्रीली।
सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस का ऑफर जब आया तो एक लाइनअप शो था, तो वहाँ पे मैंने बढ़िया करा। थर्ड टाइम जब मैं स्टेज पे चढ़ी ना, तो मेरा खुद का ही सोलो परफॉर्मेंस था, मेरा खुद का सोलो शो मैंने कर लिया था। आई थिंक तब से लेके अब तक मैं अपने शोज करी जा रही हूँ और मैं हर सिटी को कवर करना चाहती हूँ। मैं अभी इंडिया टूर पे हूँ, तो मैं हर शहर जाती हूँ, अपने शोज करती हूँ। और मेरे ख्याल से मुझे बस एक ही चीज़ बोलनी है कि अगर आपको लगता है कि आप सही रास्ते नहीं हो और लोग आपको बोलते हैं कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू तो एकदम इमेच्योर है, तेरी सारे आइडियाज़, जब लोग आपके आइडियाज़ के ऊपर मज़ाक बनाते हैं, तभी उसी आइडिया को पकड़ के उसको बहुत आगे लेके जाना। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, इट इज़ लाइक अ एक्सपीरियंस थिंग कि लोग ना मुझे भी इमेच्योर बोलते थे और मैं एक दिन इरिटेट होकर मैंने एक बार लिख डाला, ठीक है ना? तो मैं अपनी कविता बताना चाहती हूँ, वो है कि इमेच्योर हूँ आज तक सुनती आई हूँ उन लोगों से जिन्होंने मेरी हंसी को मेरी हस्ती से कहीं ज्यादा ऊपर रखा। क्योंकि मैं खुल के हंस लेती हूँ ना, लोगों को उनके हिसाब से कहीं ज्यादा इज्जत दे देती हूँ, खुली आंखों से बेखौफ होकर सपने देख लेती हूँ, बातों बातों में औरों से ज्यादा भरोसा कर लेती हूँ, गुस्से में गालियों के जगह मुस्कुरा के रो लेती हूँ, आवाज में दबाव नहीं है, नजरों में कातिल अदा नहीं है, सच बताऊं तो एटीट्यूड की ना सख्त कमी है, दिल मासूम है पर दिमाग तुमसे कहीं ज्यादा होशियार है। इमेच्योर का टैग देने वालों को असल में तो फोमो है, उन्हें बेखौफ होकर जिंदगी जीने का हमारे जैसा अनुभव कहाँ है, उन्हें बेखौफ होकर जिंदगी जीने का हमारे जैसा अनुभव कहाँ है। मैं जाते जाते बस आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना। जोश टॉक, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। ये मैंने बचपन से सिर्फ इस मुकाम और इस लोगों को बहुत बार देखा है इंटरनेट पे, और यहाँ आकर मैं बोल भी रही हूँ, मेरा सपना है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस, आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल। बाय।